हेलो एवरीवन। पार्ट नंबर 9 जो है हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन, जो कि इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक में हम देख रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 61। एंड आप इस स्लाइड में देखिएगा तो हम इस पोर्शन पे आ गए हैं। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे एंड उससे पहले वाले सारे जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अपना। पहले तो आर्टिकल आपको याद रखना है जो है वो 294 टू 300, जो कि आपका पार्ट 12 में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि डील करता है आपका प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपने याद रखना है और पार्ट नंबर याद रखना है और किस बारे में ये डील करता है ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द यूनियन एंड द स्टेट एज द लीगल पर्सन, या फिर आप ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन भी आप बोल सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। तो उसके अंदर ना ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया। उसके बाद ये सारे जो है ना वो सब टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सक्सेशन की बात करते हैं, फर्स्ट वन जो है हमारा। तो इसमें यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टी या फिर जो असेट्स हैं वो वेस्टेड होंगे इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और द प्रोविंस और द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जब मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, ये उस टाइम की बात है। एंड बिकम वेस्टेड इन द यूनियन और द जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट होगी उसके। और वैसे ही जितने भी राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस है गवर्नमेंट के ऊपर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया और प्रोविंस जो इंडियन स्टेट्स हैं, वो सब उनके भी जो राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी सब भी इनके अकॉर्डिंग ही होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है स्टेट लैप्स एंड बोनावा। ये सारा इकट्ठा है, एक मिनट में इसको वेनेंटिका। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आप समझ लीजिएगा। तो इसमें सिंपल भाषा में आपको मैं बताती हूँ कि ये एसजी क्या होता है। जिसका कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई हायर नहीं है, ठीक है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको एसजी बोलते हैं। और लैप्स हमारे पास हो गया कि मान लीजिए किसी की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो किसी ने काबू कर रखी है लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा कि ये मेरी है, तो वो आपका लैप्स में चला जाता है, लैप्स हो जाती है, वो उसको फिर नहीं मिल पाती। एंड जो बोनावेंटिका है, इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इसका कोई ओनर नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब ये मतलब सिमिलर ही होती है लेकिन लिटिल सा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। मतलब ये ओनरलेस जो है वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका कोई ओनर नहीं है, तो उसको बोनावेंटिका बोलते हैं, वैकेंटिका। ठीक है, सॉरी। उसके बाद मतलब कि नो राइटफुल ऑनर जिसका हो, ठीक है, कोई राइटफुल ओनर नहीं है उसका। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, एस्टेट जिसका कोई हायर नहीं होता, लैप्स जो कि प्रूफ ना कर पाए कि ये उसकी प्रॉपर्टी, और तीसरा जिस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं होता वो बोना वैकेंटिका होता है। ठीक है, उसके बाद हम सी वेल्थ की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सी वेल्थ में हमारे पास जितने भी लैंड्स पे, मिनरल्स पे, जो लैंड्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू होती है और वो वाटर के अंदर हो, ठीक है, वाटर ऑफ द ओशियन जिसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ये आ जाता है कि किस किस की हम बात करें। तो एक हो गया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, उसके बाद हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो ये 3 चीज़ें आप को बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि अगर आपसे पूछा जाए सी वेल्थ के अंडर किस टेरिटोरियल की हम बात करते हैं, तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जो भी कुछ आता है वो हम सी वेल्थ से रिलेट करते हैं। उसके बाद अ स्टेट नियर द ओशन कैन नॉट क्लेम द जुरिस्डिक्शन ओवर दीज थिंग्स। मान लीजिए ये जैसे हम पेनिसुलर इंडिया का पार्ट लेते हैं, तो मान लीजिए ये केरला वाला पार्ट है, ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, इसके यहाँ पे मान लीजिए सी वेल्थ मिला, तो ये स्टेट्स जो है जैसे केरला और तमिलनाडु ये इस पे क्लेम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया टेरिटोरियल जो है वाटर वो एक्सटेंड होता है आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द एप्रोप्रिएट बेस लाइन। और सिमिलरली जो आपका एक्सक्लूसिव जोन वाला है
वो आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, तो एक्सटेंड होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला टेरिटोरियल वाला 12 नॉटिकल माइल्स और एक्सक्लूसिव जोन वाला 200 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ। तो इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं इसके अंदर कि पार्लियामेंट और साथ ही साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो एम्पावर्ड करते हैं कि वो लॉ बनाएंगे कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे इसके लिए, एंड फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी, ठीक है। उसके बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में जो आया था, उसने ये चीज़ को अबॉलिश कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन जो है कि पे करना है कंपनसेशन, उसको अबॉलिश कर दिया। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस भी है, वो बता देती हूँ मैं। तो कंपनसेशन देने की बात दो जगह पर आई है। पहला, अगर गवर्नमेंट जो है ऐसी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर ले जो कि एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी है, अगर उसको कैप्चर कर तो कंपनसेशन देना है। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसी लैंड को कैप्चर कर लिया है जो कि पर्सन की पर्सनल कल्टीवेशन वाली जगह है, ठीक है, एंड द लैंड विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंदर जो आती है, अगर इन दो कंडीशन पे अगर गवर्नमेंट ने कैप्चर किया है लैंड तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर वो भी जो है वो एबोलिश कर दिया कि कोई कंपनसेशन नहीं देना। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्विजिशन अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसके अंदर क्या है कि जो यूनियन है और जो स्टेट है वो एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी को अंडर द एक्साइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसमें फर्दर क्या आता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट वो एक्सटेंड होती है कहाँ से कहाँ तक, ट्रेड, बिजनेस, और मान लीजिए दो स्टेट है वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उन सब के बीच में भी इनकी पावर जो है वो अप्लाई होती है, एक्सटेंड होती है। तो यहाँ तक ये आपका एक पार्ट कवर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक एक करके देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो इसी में ही दे देती हूँ एंड नेक्स्ट वाले जो है वो हमारे सब पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 300 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है इससे, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या बताएगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मुकदमा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता बाय द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। वो मतलब यूनियन ऑफ इंडिया की भी बात की गई है और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की गई है जो कि स्यू और स्यूड बाय द नेम ऑफ द स्टेट्स होती है। तो ये इसमें एग्जांपल दिया गया जैसे कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे करके ये कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स जो है वो लीगल एंटिटीज बताई गई फॉर द पर्पस ऑफ द सूट्स एंड द प्रोसीडिंग्स, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। अभी हम एक एक करके जैसे लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, फिर टोर्ट्स की बात करेंगे, एक एक करके ये अब देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला आता है लाइबिलिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। तो अंडर द exercise of the executive power, the union or the state can enter into the contracts for the acquisition, holding and disposal of the property। मतलब यूनियन और स्टेट इन चीज़ों के अंदर कर सकता है इंक्वायरी वगैरह, उसकी पावर, उसके पास पावर है कि वो एक्वायर कर सके, होल्ड कर सके और डिस्पोज कर सके प्रॉपर्टी को। एंड किसके लिए, किसी भी पर्पस के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 कंडीशन दी गई हैं इसके रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड टू बी मेड बाय द प्रेजिडेंट और द गवर्नर, सॉरी, क्योंकि गवर्नर स्टेट्स के लिए काम करते हैं। एंड सेकंड आता है दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजिडेंट और गवर्नर एज द केस में भी, मतलब अगर स्टेट से रिलेटेड है तो गवर्नर करेगा, अगर सेंटर लेवल पे बात है तो प्रेसिडेंट करेगा। तीसरा पॉइंट ये है दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अ पर्सन और मैनर एज द प्रेसिडेंट और गवर्नर में डायरेक्ट और अथोराइज, जिसको मतलब प्रेसिडेंट बोले या गवर्नर बोले वो फिर इसको आगे डील करेगा। एंड दीज कंडीशंस जो है ये मैंडेटरी है, नॉट मेरली इनडायरेक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंडीशंस है ये मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है। हालांकि जबकि हमने जो पहले भी चीज़ें हमने देखी है उसमें ज़्यादातर डायरेक्टरी ही रोल रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर इन चीज़ों का फेलियर होता है
वो फिर नल हो जाएगा, नल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रेंडर देम वॉइड, वो वॉइड घोषित हो जाएगा, एंड अनएनफोर्सिएबल इन द कोर्ट्स, फिर उसको कोर्ट में भी हम नहीं लेके जा सकते। उसके बाद जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है इज नॉट पर्सनली लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम। सिमिलरली जो ऑफिसर है एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इज ऑल्सो नॉट पर्सनली लायबल, तो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा कोई भी ऑफिसर। एंड ये जो इम्यूनिटी है ये प्योरली पर्सनल है एंड डज नॉट इम्यूनाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, मेकिंग द गवर्नमेंट सुएबल, मतलब वो फिर मुकदमा वगैरह कर सकती है इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट की वो सेम ही है जैसे कि एक इंडिविजुअल की होती है अंडर द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये जो पोजीशन है इंडिया के अंदर कब से बनी हुई आ रही है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी, सिंस दोज डेज। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट्स। सेकेंड पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स का हमने देख लिया, अभी हम टॉर्ट्स का डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में आती है वो कैसी एक कंपनी बन के आती है, ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग बॉडी बन के आती है। धीरे धीरे वो सारी जो टेरिटरी होती है उसको जो है कवर अप कर लेती है एंड एक सॉवरन जो है वो अथॉरिटी बन जाती है। उसके बाद जो कंपनी है वो वॉज सुएबल फॉर इट्स फंक्शन एज अ ट्रेडर बट नॉट एज अ सोवरन। तो कंपनी जो थी वो स्यू कर सकती थी, मतलब मुकदमा चला सकती थी किस रूप में कि वो एक ट्रेडर की तरह काम कर रही है, लेकिन वो सोवरन अथॉरिटी के रूप में स्यू नहीं कर सकती थी। उसके बाद जो इम्यूनिटी कंपनी को दी गई थी इन रिस्पेक्ट टू द सोवरन फंक्शन वॉज बेस्ड ऑन द ये जो सॉवरन अथॉरिटी के रूप में उसको जो पावर दी गई थी वो किसके बेस पे दी गई थी, इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, मैक्सिमम दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, तो उसके बाद इसका ये मतलब है कि किंग वॉज नॉट लायबल फॉर द रोंग्स ऑफ हिज सर्वेंट्स। अगर कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए किंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसका ये मतलब है। तो ऐसा उस टाइम पे बोला गया। जो ट्रेडिशनल इम्यूनिटी दी गई ऑफ द स्टेट इन ब्रिटेन फ्रॉम एनी लीगल लाइबिलिटी फॉर एनी एक्शन हैज़ बीन डन अवे, ये जो सारी थी चीज़ें इनको हटा दिया गया कौन से लॉ से, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट जो कि 1947 में आया। एंड द पोजीशन इन इंडिया स्टिल रिमेन्स द सेम, वैसे ही अभी चल रहा है। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी इन इंडिया कैन बी स्यूड फॉर द टोर्ट्स, मतलब टोर्ट्स का मतलब अगर आपसे सिंपली पूछा जाए तो रॉन्ग डूइंग्स होता है कि अगर कुछ गलत कर रहा है कोई, तो जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स की बात की, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो किंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वैसे ही जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, कमिटेड बाय इट्स ऑफिशियल्स नॉट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स नॉट सॉवरन फंक्शन बट नॉट इन द सॉवरन फंक्शन लाइक द एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, कंस्ट्रक्टिंग मिलिट्री रोड, कमांडिंग गुड ड्यूरिंग द वॉर्स। ये जब सारी चीज़ें इनके बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो है सॉवरन एंड नॉन सॉवरन फंक्शन के अंदर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इनको इम्यूनिटी जो है वो दी गई है। एंड एक फेमस जो है केस भी आया था इसके रिगार्डिंग, जो था P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस, जो कि आपका आया था 1861 के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस आता है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आता है, इसको रब करके यहाँ लिख देती हूँ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में किसका आता है, कस्तूरी लाल केस, ठीक है, जो कि आपका 1965 के अंदर आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड गिविंग अ रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन टू द सॉवरन फंक्शन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्टिव जो है इंटरप्रिटेशन दिया सॉवरन फंक्शंस के रिगार्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड अवॉर्डेड कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। मतलब किसको आपने कंपनसेशन देना है, किसको नहीं देना, ऐसा गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है वो आता है आपका नरेंद्र राव केस, ये आता है आपका 1994 के अंदर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज करती है डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट एंड एडॉप्ट करती है सुप्रीम कोर्ट एक लिबरल अप्रोच को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टॉर्चरस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। मतलब अगर कुछ गलत करता है तो स्टेट भी उसके लिए लाइबल है। उसके बाद ये रूल जो है
It ruled that when a citizen suffer any damage due to the negligent act of the servant of the state would be liable to pay the compensation for it. फिर state को compensation देना पड़ेगा, and the state cannot avoid this liability, and state फिर मतलब पीछे नहीं हट सकती on the ground of the sovereign immunity. इसके बाद it held that the common sense, the distinction between sovereign and non sovereign function does not exist. उसके बाद इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन बता रखी है, वो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक ये समझ में आपको अगर अब कर देती हूँ. अभी टॉट्स की ही हम बात कर रहे हैं, मतलब रॉन्ग डूइंग्स की. तो पहला ये आता है कि नॉन सिविलाइज सिस्टम कैन परमिट एन एग्जीक्यूटिव टू प्ले विद द people of its country and claim that it is entitled act in the manner as it is sovereign. The concept of the public interest has changed with the structural change in the society. No legal political system today can replace the state above law, as it is unjust, unfair for the citizen to be deprived of his property illegally by negligent act of the officer of the state without any remedy. उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो मॉडर्न सोशल थिंकिंग है ना, उसकी वजह से भी कुछ जो है प्रोटेक्शन वगैरह मिली है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एट पार विद एनी अदर ज्यूरिस्डिक्ट लीगल एंटिटी. इसके बाद एनी वाटर टाइम जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है फंक्शन का, जो कि स्टेट का एज अ सॉवरेन एंड द नॉन सॉवरेन, गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट, वो कुछ साउंड नहीं करता है. एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि जो नीड ऑफ स्टेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल्स भी ज़रूरी है, एंड द राइट ऑफ द सिटीजन्स भी रिक्वायर्ड होने चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि रूल ऑफ लॉ जो है वो अच्छे से चल सके इन द वेलफेयर स्टेट. ठीक है, वो मतलब डगमगाए ना, वेलफेयर ऑफ द स्टेट जो है वो अच्छे से चल सके, वो सही ढंग से चल सके. इन द वेलफेयर स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो फंक्शन ऑफ स्टेट जो होता है आर नॉट ओनली द डिफेंस ऑफ द कंट्री, बल्कि ऑल एक्सपेक्ट्स में, मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी उसको सही ढंग से चलाना है, सोशल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, जितने भी प्रकार की, जितने भी एवरी स्फेयर्स में बात होती है, तो उन सबको लेके स्टेट को साथ में चलना होता है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो डिमार्केशन होती है बिटवीन द सॉवरेन एंड द नॉन सॉवरेन पावर for which no rational basis survives, वो जो है disappeared है, and therefore bearing functions such as the administration of justice, maintenance law and order, repression crime, ये सब जो है प्राइमरी functions होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के, स्टेट के. ठीक है, एंड स्टेट इससे दूर नहीं हो सकता एंड कोई इम्यूनिटी नहीं ले सकता अगर ये सभी चीज़ें उसमें आती है तो. ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट ओवररूल द जजमेंट ऑफ द कस्तूरीलाल केस, जो कि 1965 के अंदर आया था, एंड इट सेड एज एप्लीकेबल टू द रेयर एंड द लिमिटेड केसेस. उसके बाद जो लास्ट वाला इसमें जो केस आता है वो आपका, ये सारे केस आपको ये याद रखने किससे रिलेटेड थे. तो लास्ट जो केस आता है वो है कॉमन कॉज केस, जो कि 1999 में आया था. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन एग्जामिन किया पूरी डॉक्ट्राइन को एंड रिजेक्ट किया सॉवरेन इम्यूनिटी रूल को. ठीक है, एंड जो कोर्ट था उसने बताया कि द रूल ऑफ द स्टेट लायबिलिटी एज लेट डाउन इन द पीओ एंड स्टीम नेविगेशन कंपनी केस, जो कि आपका आया था 1861 के अंदर, अंग्रेजों के टाइम पे, बिफोर इंडिपेंडेंस. तो उसमें बताया कि ये आउटमोडेड हो चुका है, एंड इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न टाइम्स जो स्टेट एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्फेयर्स जो है हम उसमें कवर करते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन द सॉवरन एंड द नॉन सॉवरन फंक्शंस. इसीलिए स्टेट जो है इन सभी स्फेयर्स को कवर करेगा एंड उसके साथ खड़ा रहेगा, कोई इम्यूनिटी उसको नहीं है. एंड इट इंक्रीज द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट, मतलब इसके बाद क्या हुआ कि स्टेट की एक्टिविटीज़ भी जो है वो इंक्रीज हो गई, डीप उसने इंप्रेशन स्टार्ट कर दिए. उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट मस्ट बी मेड को एक्सटेंसिव with a modern concept of a welfare state. The state must be liable for all the tortuous acts of its employees, whether done in exercise of sovereign and non-sovereign power. Finally, the court observed that the efficacy of the Kasturilal case as a binding precedent has been eroded. उसके बाद जो लास्ट केस आता है वो आपका आता है प्रिजनर मर्डर केस, जो कि आपका 2000 के अंदर आया था. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसेस ऑफ जुडिशियल एडवांसमेंट ऑफ कस्तूरीलाल केस था हैज पेल्ड इनटू द इनसिग्निफिकेंस एंड नो लॉन्गर
ऑफ एनी बाइंडिंग वैल्यू, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर। तो अभी हमने लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कौन कौन से केसेस पढ़े वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस जो कि आपका 1861 में आया था। उसके बाद कस्तूरी लाल केस जो कि इसके रिगार्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आया था आपके पास आफ्टर इंडिपेंडेंस 1965। उसके बाद नगेंद्र राव केस जो कि आया था 1994। उसके बाद हमारे पास आता है कॉमन कॉज केस जो कि 1999 में आया। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास आता है प्रिजनर मर्डर केस। तो ये सारे केसेस इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूट्स अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है एंड ये सारे सब टॉपिक्स हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहले वाला ये वाला हमारे पास आता है प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी इम्यूनिटीज़ के बारे में डिफाइन किया गया है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, एंड उसमें अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है। तो ऑफिशियल एक्ट में पहले तो ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन नॉट बी स्यूड, मतलब इनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता, नॉट स्यूड। ठीक है, कब नहीं किया जा सकता? ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस, मतलब जब ये ऑफिस के अंदर प्रेजेंट है, हैं? ठीक है, और एनी एक्ट डन बाय देम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर एंड ड्यूटीज, अगर ये ड्यूटीज परफॉर्म करें उस टाइप पे। ठीक है, तो जो ऑफिशियल कंडक्ट है ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यूड, कोर्ट रिव्यू कर सकती है प्रेसिडेंट के जो भी काम है उसको, एंड ट्राइब्यूनल एंड एनी अदर ऑथराइज्ड बॉडी बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो मतलब इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि इम्पीचमेंट कर सके उस प्रेसिडेंट का। एंड फर्दर जो एग्रीव्ड पर्सन है can bring the appropriate proceeding against the union of government instead the president and the state instead of the governor of the state। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है पर्सनल एक्ट का आता है कि क्या पर्सनल एक्ट के अंदर जो है ये अलाउड है या नहीं है, तो वो देख लेते हैं। तो पर्सनल एक्ट के अंदर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये चीज़ को ध्यान रखना है, कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो पहला हमने क्या सिविल की बात किया, अभी ये क्रिमिनल की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन रिस्पेक्ट टू द पर्सनल एक्ट, नोट कैन दे बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन। तो इनको ना ही अरेस्ट करना है और ना ही इनको इम्प्रिजन करना है। ठीक है, द इम्यूनिटी इज लिमिटेड टू द जितने टाइम के लिए ये ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके बाद नहीं, बियॉन्ड उसके नहीं। तो जो सिविल प्रोसीडिंग है वो इनके अगेंस्ट में की जा सकती है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट में नहीं की जा सकती। एंड ये भी जो सिविल प्रोसीडिंग है कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट देम ड्यूरिंग द देयर टर्म ऑफ ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनल एक्ट आफ्टर गिविंग 2 months का नोटिस। 2 months का नोटिस आपको पहले देना है इन एडवांस, उसके बाद 2 महीनों के बाद आप इन पे सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप नहीं कर सकते। अभी मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। तो मिनिस्टर्स के अंदर इनको कोई भी इम्यूनिटी नहीं दी गई, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट एनी इम्यूनिटी, ठीक है, टू द मिनिस्टर फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। इनको जो है वैसे ही जो भी ये अगर कुछ करेंगे तो उनके ऊपर स्यू किया जा सकता है, जैसे एक कॉमन सिटीजन के ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करते हैं। तो जुडिशियल ऑफिसर जो हैं ये इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और इनको भी इश्यू नहीं किया जा सकता। और जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आपका 1850 में आया था, उसके अंदर ये बताया गया दैट नो जज, ठीक है, और मैजिस्ट्रेट और जस्टिस ऑफ पीस और कलेक्टर और एनी अदर पर्सन acting judicially shall be liable to be sued in any civil court for any act done by him in the discharge of his official duty। तो आगे हमने नो बोल दिया था, तो ये सारा उससे रिलेटेड है। और ये किसके अंदर बताया गया? जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आपका 1850 के अंदर आया था। अभी सिविल सर्वेंट्स की बात कर लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोला गया कि जो सिविल सर्वेंट है वो कन्फर करेंगे पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल liability for official contracts।
ठीक, एंड दिस मीन्स दैट द सिविल सर्वेंट हु मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी इज नॉट लाइबल personally liable in the respect of the contract, but it is government that is liable for the contract. गवर्नमेंट लाइबल होगा, पर्सनली वो लाइबल नहीं होगा. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर किया गया विदाउट द complying the conditions specified in the constitution, then the civil servant who made the contract is personally liable. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, मतलब उसके खिलाफ हो, तो फिर वो सिविल सर्वेंट जो है वो पर्सनली ही उसके होगा, उसमें गवर्नमेंट उसका साथ नहीं देगी. फर्दर द सिविल सर्वेंट जो है वो इंजॉय करता है इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटी फॉर देयर टॉर्चरस एक्ट्स, मतलब रॉन्ग डूइंग्स जो करते हैं वो, इन रिस्पेक्ट टू ऑफ द सॉवरन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. इन अदर केसेस जो लाइबिलिटी है सिविल सर्वेंट्स की फॉर द टॉर्ट्स और द लीगल एक्ट्स इज द सेम, जैसे कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स करते हैं. उसके बाद जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं अगेंस्ट देम वो भी की जाती हैं ऑफिशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही, आफ्टर गिविंग द 2 months का एडवांस नोटिस, जैसे कि हमने पर्सनल एक्ट में देखा था, जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को भी 2 months का प्रायर नोटिस देके सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, वैसे इनके साथ भी की जाती हैं. तो आपसे ये पूछा जाए कि सिविल प्रोसीडिंग करने के लिए किसी सर्वेंट को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को क्या, पहली बात ये कि क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं, 2 months का एडवांस नोटिस देके. ठीक है, उसके बाद नो सच नोटिस इज रिक्वायर्ड व्हेन द एक्शन इज टू बी ब्रॉट अगेंस्ट देम फॉर द एक्ट डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज. तो अगर मतलब फिर उसके बाद कोई नोटिस वगैरह नहीं देना है एडवांस में, फिर तो पूरी उनके ऊपर इंक्वायरी होगी. तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है सिविल सर्वेंट्स के केसेस में वो क्या है, कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम फॉर acts done in the official capacity with the prior permission of the president or the governor where it is necessary. तो ये सब हमने जो भी पढ़ा वो आपका किसके रिलेटेड था, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 62 वाला, वो हमारा होगा थ्योरेटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, तो ज़रूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच.